हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आज की क्लास में हम आपको हैंडआउट का सोल्यूशन वीडियो देने वाले हैं। और आज हमारा शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड केस बेस्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन वीडियो रहेगा। जिससे कि हमने आपको बताया, टॉपिक आज का हमारा शॉर्ट आंसर टाइप, केस बेस्ड एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। और कुछ इस तरीके से आपको अपने पूरे के पूरे हैंडआउट की प्रिपरेशन के टाइम्स, लर्निंग टाइम सब कुछ दे रखे हैं, ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। और इस क्लास में सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच amino acid gets attached to the tRNA molecule during translation process। इसका दूसरा पार्ट है हाउ डज द ट्रांसलेशन प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड, एंड तीसरा पार्ट है एक्सपेंड यूटीआर वेयर दे आर लोकेटेड। ठीक है, यानी उस प्रक्रिया की व्याख्या करने को कह रहा है जिनके द्वारा अनुवाद प्रक्रिया के दौरान अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ता है। दूसरा इसी में पार्ट है अनुवाद प्रक्रिया कैसे समाप्त होती है, और यूटीआर का विस्तार क्या है और वो कहाँ स्थित होते हैं, हम इसके बारे में बताना है। आंसर लिखते हैं क्योंकि थियरी बेस्ड क्वेश्चन है सारा का सारा, तो हम थियरी फॉर्म में ही आपको ये चीज समझाने वाले हैं। कह रहा है द प्रोसेस बाय विच एन अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू अ टीआरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एमिनो एसाइलेशन और चार्जिंग। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए अमीनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है, इसे हम अमीनो एसाइलेशन या चार्जिंग नाम देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कैटेलाइज्ड होता है एक एंजाइम से जिसे अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम कहते हैं, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कुछ फॉलोइंग स्टेप्स में। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन होता है किसका, अमीनो एसिड का। कह रहा है अमीनो एसिड सबसे पहले बाउंड होगा अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम के साथ, और यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है एएमपी में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, एंड पायरोफॉस्फेट में, जो कि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी इस रिएक्शन के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये एक्टिवेशन है किसका, अमीनो एसिड का। अब अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के बाद अटैचमेंट आता है टीआरएनए का। कह रहा है द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड इज देन ट्रांसफर टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द करस्पॉन्डिंग टीआरएनए मॉलिक्यूल। जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये अब 3 प्राइम एंड पर टीआरएनए मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस फॉर्म एंड ईस्टर बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड एंड टीआरएनए। ये एक ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है अमीनो एसिड और टीआरएनए के बीच में, क्रिएटिंग अमीनो असाइल टीआरएनए। ये अमीनो असाइल टीआरएनए फॉर्म करेगा कैसे, जबकि ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा अमीनो एसिड और टीआरएनए में। अब हम यहाँ पर रिलीज प्रोसेस देखेंगे। कह रहा है अमीनो असाइल टीआरएनए अब रेडी हो गया है पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रांसलेशन प्रोसेस में, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस में, वेयर इट विल ब्रिंग द अटैच्ड अमीनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस पूरा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अगला कह रहा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा था, अगला क्वेश्चन इसी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि बताइए कि हाउ डज द ट्रांसलेशन प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड। ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होगा। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के टर्मिनेशन के लिए यानी रुकने के लिए जो प्रोसेस है वो स्टॉप कोडॉन से आती है। हमें पता है कितने स्टॉप कोडॉन होते हैं, 3, है ना। जब ये स्टॉप कोडॉन आते हैं तो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, और एमआरएनए पर ये जैसे ही इनकाउंटर करेंगे हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेप होते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस में वो कैसे होते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले रिकॉग्निशन होता है स्टॉप कोडॉन का। जैसे ही राइबोसोम रीचेज ऑन दी 3 स्टॉप कोडॉन्स, जब राइबोसोम के पास ये 3 स्टॉप कोडॉन पहुंचते हैं, चाहे यूएए, चाहे यूएजी, चाहे यूजीए, एमआरएनए पर, तो यहाँ पर टीआरएनए उसके लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर टीआरएनए उसके लिए अवेलेबल नहीं है तो कोडॉन पढ़ने का काम हो ही नहीं पाएगा, और इस केस में प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी।
अब यहाँ या तो बाइंडिंग होगा रिलीज फैक्टर से, यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर जिसे आरएफ कहा जाता है, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो स्टॉप कोडॉन से बाइंड हो जाते हैं राइबोसोम्स की साइड पर, और ये दिस बाइंडिंग कैटेलाइज द रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द टीआरएनए इन द पी साइट, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, टीआरएनए को रिलीज करा देते हैं, या फिर कह सकते हो टीआरएनए इस चीज के लिए नहीं बनेंगे क्योंकि कोई भी एंटीकोडॉन यहाँ पर नहीं बनता है, और इस प्रोसेस में पॉलीपेप्टाइड चेन वहां से रुक जाएगी बनना, और जो प्रोसेस हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है वो हट करके प्रोटीन वहीं तक सीमित रह जाएगा। Disassembly of the ribosome. The release factor causes the ribosome to disassemble, releasing the mRNA, tRNA, and newly synthesized polypeptide chain. The ribosomal subunit then separate, completing the translation process. इस तरीके से राइबोसोम यहाँ से क्या होते हैं, राइबोसोम के जो सब यूनिट है वो अलग हो जाते हैं। टीआरएनए कोडॉन को पढ़ेगा नहीं, एंटीकोडॉन बनेंगे नहीं, स्टॉप कोडॉन आ चुका है, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी हुई है वो वहीं पर रुक जाएगी, और इसी प्रक्रिया में पूरा का पूरा ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। कह रहे यूटीआर के बारे में बताइए। यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। 5 प्राइम यूटीआर पर, ये जो 5 प्राइम एंड पर एमआरएनए की तरफ लोकेटेड है, बिफोर द स्टार्ट कोडॉन इट प्लेज अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। कह रहा है कि जब बिफोर द स्टार्ट कोडॉन से पहले 5 प्राइम एंड पर एमआरएनए की लोकेटेड होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने में, इनिशिएशन में, एंड ऑल्सो हेल्प करते हैं बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन। 3 प्राइम के साइड पर जो यूटीआर होते हैं वो 3 प्राइम एंड के एमआरएनए के पास लोकेटेड होते हैं, आफ्टर द स्टॉप कोडॉन लोकेटेड होते हैं। ये एमआरएनए की स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन एफिशिएंसी एंड एमआरएनए लोकलाइजेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से उस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ एक्स एंड एक्स प्राइम इन द डायग्राम below and mention how many more amino acid are expected to be added to this polypeptide chain। अब कह रहा है यहाँ जो डायग्राम दे रखा है, एक x है एक x प्राइम करके रखा है, ये दोनों जगह पर क्या होगा, और इस जगह पर हमें बताओ कि किस तरीके से ज्यादा अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड टू बी एडेड टू दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, ये कैसे होगा। ठीक है, नीचे दिए गए आरेख में x और x डैश बताना है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कितने और अमीनो अम्ल जोड़े जाने की उम्मीद है, ये पूछा गया है सवाल। ऑल्सो मेंशन करना है कोडॉन एंड एंटीकोडॉन फॉर एलेनिन, और बताना है why are some untranslated sequences of bases seen in mRNA coding for polypeptide, where exactly are they present on mRNA। ये तो हमारा प्रश्न है। सबसे पहले आते हैं, अगर हम x से x प्राइम या डैश की तरफ की बात करेंगे तो x इज 5 प्राइम एंड x डैश इज 3 प्राइम। ठीक है, ये क्या चीज है, ये हमारा जो सीक्वेंस था ये था mRNA का सीक्वेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि x to x डैश इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, नो मोर अमीनो एसिड विल बी एडेड, यहाँ पर और ज्यादा अमीनो एसिड ऐड नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, कह रहा है कितने ज्यादा अमीनो एसिड यहाँ ऐड हो जाने की उम्मीद है, कोई अमीनो एसिड ऐड होने की उम्मीद नहीं है। दूसरा कह रहा है मेंशन द कोडॉन एंड एंटीकोडॉन फॉर एलेनिन। एलेनिन के लिए जो कोडॉन होते हैं वो देखो ध्यान से GCA, ये एलेनिन के लिए कोडॉन है। इसके लिए एंटीकोडॉन जस्ट इसका उल्टा होगा, साइटोसिन गुआनिन यूरेसिल, ये तो कोडॉन है भाई, और दिस वन इज एंटीकोडॉन। ठीक है, तो ये रहा कोडॉन, ये रहा एंटीकोडॉन, किसके लिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है, एलेनिन के लिए। ठीक है,
अब सी पार्ट पर कह रहे हैं कि द अनट्रांसलेटेड रीजन आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। एक अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर जरूरी होता है एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। दे आर प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन कोडॉन। ये इनिशिएशन कोडॉन के पहले एट द 5 प्राइम एंड प्रेजेंट होते हैं, एंड आफ्टर द स्टॉप कोडॉन लोकेशन 3 प्राइम एंड के बाद में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। अगेन अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च इन द ईयर 1990 विद सम इंपॉर्टेंट गोल्स। ठीक है, हमें 4 इसके गोल्स बताइए। Also, name one common non-human animal model organism which has also been sequenced thereafter। कह रहा है एक और भी बताइए नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल ऑर्गेनिज्म का जो कि इसी तरीके की कोडिंग से सीक्वेंस किया गया था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जस्ट बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बात, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत सारे देश के वैज्ञानिक मिलकर इसे किए थे। इसके 4 मेन गोल हमसे पूछा गया है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसा मेगा प्रोजेक्ट 1990 में शुरू किया गया था, जिसमें हमने ह्यूमन के इंटायर जीनोम की मैपिंग कर दी है। 1 बाय 1 इसके गोल्स देखते हैं। सबसे पहली बात, पहला गोल तो हमने सीक्वेंसिंग कर दिया है ह्यूमन जीनोम का। टू डिटरमाइन द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर एंड मेक अप ह्यूमन डीएनए। हमने 3 बिलियन डीएनए के बेस पेयर्स की पूरी मैपिंग कर दी है, ऑल ओवर ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दी है। ये पहला गोल। दूसरा, आइडेंटिफाई ऑल ह्यूमन जीन्स। हमने इस प्रोजेक्ट में सारे ही ह्यूमन जीन्स को आइडेंटिफाई कर दिया है, विच आर 20,000 से 25,000 जीन जो ह्यूमंस में है। इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फंक्शंस को हम समझ चुके हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम केसेस में हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन के फंक्शंस को और उनके स्ट्रक्चर को समझ लिया है। तीसरा कह रहा है अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक वेरिएशन। हमने इससे जेनेटिक वेरिएशन भी समझा है। टू अंडरस्टैंड जेनेटिक वेरिएशन among individual and population that contribute to human diversity, disease susceptibility and response to treatment। जैसे ही हमने डीएनए की या सारे जीनोम की कोडिंग करी है, हमें इतनी विस्तृत जानकारी मिल गई है कि अब हम किसी भी बीमारी को और अच्छे से पहचान सकते हैं और इसकी और गहराई से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगेन, इम्प्रूविंग बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। इसकी वजह से हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो भी चीजें सीखी हैं, उससे हम नए नए डायग्नोस्टिक टूल, नए नए थेरेपीज, नए नए जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करने वाले ट्रीटमेंट भी बनाने शुरू कर दिए हैं। ये है गोल्स कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अब कह रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन जो सीक्वेंस हुआ था जस्ट आफ्टर human genome project, one common non-human animal model organism that has also been sequenced is mouse, चूहा। ठीक है, ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है, ये जो सेंट्रल डोग्मा का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें बताइए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज नॉट सिमिलर, एक्सप्लेन। दूसरा कह रहा है हाउ इज द अबव प्रोसेस मॉडिफाइड इन अ रेट्रोवायरस, नेम द प्रोसेस। एंड तीसरा कह रहा है जस्टिफाई व्हाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू डीएनए कॉपीड इनटू आरएनए। यानी कि सेंट्रल डोग्मा का डायग्राम देके हमसे 3 सवाल पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि प्रतिकृति और प्रतिलेखन की प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजनी क्षारों का युग्मक समान नहीं है, बताइए। दूसरा कह रहा है एक रेट्रोवायरस में से कैसे संशोधित कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है समझाइए कि प्रतिलेखन प्रक्रिया के दौरान डीएनए का केवल एक ही खंड आरएनए में क्यों कॉपी होता है। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रोसेस से बताया था, जिसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा नाम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने कहा था कि डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाता है और इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो डीएनए है ये बनाता है एमआरएनए। ठीक है, अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। ठीक है, और एमआरएनए से, है ना, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है इसे हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के समय में एडिनिन हमेशा डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ बनाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ये किस समय है, जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए से डीएनए बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर डीएनए से एमआरएनए बनाने की बात करें तो एमआरएनए बनते ही एडिनिन जो होगा वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाएगा अगले पेयर में। ठीक है, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एडेनिन पेयर विथ थाइमिन इन डीएनए, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एडेनिन पेयर विथ यूरेसिल इन आरएनए। ठीक है, दूसरा, रेट्रोवायरस में न्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए होता है ना। आप सभी को पता है व्हाट इज रेट्रोवायरस, हम सभी को पता है रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। एक रेट्रोवायरस का एग्जांपल देती हूँ, एचआईवी वायरस। ठीक है, कह रहे रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और ये यूज टू सिंथेसाइज डीएनए। आपने देखा होगा जैसे ही ये रेट्रोवायरस किसी ह्यूमन के अंदर जाते हैं, ह्यूमन के अंदर जाते ही इनका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक प्रोसेस उल्टा हमने देख लिया। कौन सा उल्टा प्रोसेस देख लिया, हमने अभी तक डीएनए से आरएनए बनता हुआ देखा था, लेकिन अब हमने आरएनए से डीएनए बनता हुआ देखा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कराने के लिए जो एंजाइम यूज होगा उस एंजाइम को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, और इस प्रोसेस से डीएनए से आरएनए बनता है। किसमें देखने को मिला है, रेट्रोवायरस में, है ना, रेट्रोवायरस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड का भी आंसर लिख देंगे। थर्ड कह रहा है इट इज हाईली एनर्जी रिच प्रोसेस एज पर द नीड ओनली द जेनेटिक कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन इज ट्रांसक्राइब्ड। ये बहुत ही हाईली एनर्जी रिच प्रोसेस होता है, ऐसे हम जवाब इसका दे देंगे। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड बीएनटीआर एज अ प्रोब। कह रहा है रेडियो लेबल्ड बीएनटीआर की जांच के रूप में उपयोग करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के चरण बताइए। ठीक है, साउदर्न ब्लॉटिंग करने के लिए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट का जैसे हमने यूज किया है, सबसे पहले हम करते हैं डीएनए का आइसोलेशन। डीएनए हम निकाल लेंगे, डीएनए आइसोलेट कर देंगे। डीएनए आइसोलेशन के बाद हम उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कराएंगे। क्यों, क्योंकि हमें उस डीएनए का छोटा सा खंड चाहिए, टुकड़ा चाहिए। जैसे ही हम एंडोन्यूक्लियस से उसको डाइजेस्ट कराएंगे, छोटा सा जो डीएनए का टुकड़ा होगा उसको लेने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। सेपरेशन कराएंगे अब डीएनए फ्रेगमेंट्स का, किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए जो होता है वो चार्ज के माध्यम से सेपरेट हो जाएगा। और जैसे ही हमने सेपरेट किया डीएनए, सबसे छोटे डीएनए को हम वहां से उठाते हैं और इसकी ब्लॉटिंग करते हैं।
ठीक है। जब हम ब्लॉटिंग करेंगे और ब्लॉटिंग करते हैं नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन के साथ, और इस तरीके से हम एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं जिसमें हम VNTR प्रोब का यूज करके डिटेक्शन करेंगे एंड ऑल्सो उस DNA फ्रेगमेंट की ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए पूरा चित्र निकालते हैं एंड मैचअप करके हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखने हैं। ये था हमारा साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जो आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी देखने को मिल जाती है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज DNA replication occur within a replication fork and not in its entire length simultaneously? क्यों DNA का रेप्लिकेशन सिर्फ रेप्लिकेशन फॉर्क में होता है, पूरे के पूरे DNA में एक साथ नहीं होता? दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, DNA रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस and discontinuous on two strands within the same fork. Explain with the help of representation. ठीक है, कह रहा है हमें बताइए DNA की प्रतिकृति में क्यों एक फॉर्क के अंदर ही हो रहा है, पूरे के पूरे इंटायर लंबाई में नहीं हो रहा है? क्यों DNA के फॉर्क में दो कड़ियां हैं, एक सतत और एक असतत? इन दोनों के बारे में समझाइए। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि DNA का रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है DNA से DNA बनाने में। इसके लिए DNA को ज्यादा एनर्जी चाहिए और इस प्रोसेस को करने के लिए हम यहाँ पर बहुत एनर्जी की डिमांड रखते हैं। इसी वजह से हम पूरे DNA की लंबाई में यूज नहीं करेंगे, छोटे फॉर्क में यूज करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि DNA को हम अगर DNA को हम खोल दें तो ऐसा नहीं है कि हम DNA को पूरे के पूरे इस DNA को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे कॉपी बनाने में, है ना। पूरे इंटायर लेंथ ऑफ DNA का हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि DNA अगर इंटायर लेंथ का हम यूज कर लेंगे और इस DNA की कॉपी बनाएंगे, तो इस DNA की कॉपी बनाने के लिए पूरे इंटायर लेंथ में हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी मिल नहीं पाती, इस वजह से हम फॉर्क का यूज करते हैं। अब कह रहा है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। कह रहा है एक एंजाइम है जिसका नाम है DNA पॉलीमरेज या DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है ये DNA को 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में बनाने का काम करता है। दूसरे स्ट्रैंड में क्योंकि DNA की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन है और यहाँ पर रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूअस तरीके से है, क्योंकि उल्टा जस्ट इसका जो स्ट्रैंड बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में DNA पॉलीमरेज काम कर रहा है। लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये डिसकंटिन्यूअस इस वजह से भी होता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लाइगेज एंजाइम से जुड़कर एक असतत डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखो, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हमने देखा आपको पूरा का पूरा DNA हम नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि एनर्जेटिकली बहुत ही ज्यादा एनर्जी का प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस ये होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा DNA खोलते हैं और कॉपी बनाना शुरू करते हैं। तो एक DNA स्ट्रैंड आप देखो, DNA स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिखा। 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस DNA का दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। कैसे? क्योंकि जस्ट इसका उल्टा 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में DNA पॉलीमरेज एंजाइम आकर काम कर रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना रहा है। दूसरे स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम है और यहाँ पर इस तरफ से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं और आपस में जुड़कर DNA लाइगेज से ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्ट्रैंड है, इसमें डिसकंटिन्यूअस तरीके से DNA स्ट्रैंड बनता है। तो यही सेम चीज हमने आपको एक्सप्लेन करी है। अब आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे। कह रहा है ये डायग्राम देखिए, है ना, और आंसर दीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, P और Q का क्या मतलब है, हिस्टोन प्रोटीन का नेचर क्या है, यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का नाम बताइए। ठीक है, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर हमने लगाया है, दिस स्ट्रक्चर शोन इज अ
न्यूक्लियोसोम. दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये किसका है? न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग दिखाता है. पी और क्यू इसमें क्या है, अब ये पूछा जा रहा है. ठीक है, पी का मतलब है डीएनए का डबल हेलिक्स, जो कि हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों तरफ एक दूसरे को अपने आप को लपेटता हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो पी इज डीएनए. ठीक है, और ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टेमर. ठीक है, 8 अणुओं का हिस्टोन प्रोटीन जिसके इर्द गिर्द डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए लपेटा हुआ है. कह रहा है हिस्टोन प्रोटीन पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका नेचर हमेशा क्षारीय यानी कि बेसिक होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड यहाँ पर ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि लाइसिन और एर्जिनिन, याद रखना. तो हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक, क्योंकि यहाँ पर बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और एर्जिनिन पाए जाते हैं और इनका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है. अगर यहीं पे आपसे डीएनए का नेचर और चार्ज पूछता तो डीएनए पर चार्ज नेगेटिव होता है और डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक होता है. ठीक है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में अंतर पूछा था. हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होते हैं, डार्क स्टेन के दिखते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में. वहीं पर यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होते हैं, लाइट रंग के स्टेन के दिखते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और ये कंटेन करते हैं अपने पास एक्टिव जीन एक्सप्रेशन. ये है यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन में डिफरेंस. अगला केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. कह रहा है एक प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं. बहुत सही बात है. ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बेस गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है ये इस प्रोसेस को गवर्न कर रहे हैं. ऑल्सो एक्सेप्ट दैट यूरेसिल कम्स इन द प्लेस ऑफ थायमिन. हम बस इतना अंतर रख रहे हैं कि जहां जहां पर थाइमिन था वहां वहां पर यूरेसिल है. ठीक है, स्टडी द कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट गिवन बिलो द एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है, अब हमें बताइए कि नीचे दिए गए प्रतिलेख इकाई का अध्ययन करके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या है. दिस इज द डायग्राम. ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये ए स्ट्रैंड है, ये बी स्ट्रैंड है, दिस इज सी एंड दिस इज डी. अब इसका हमें आंसर देना है. क्वेश्चन हमसे पूछा है, name the main enzyme involved in the process of transcription, identify coding strand, template strand in transcription unit, identify C and D, describe location of C and D. ठीक है, ओके, चलिए इजी क्वेश्चन है, करते हैं. ठीक है, सबसे पहली बात हमें पता है जब हम डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना रहे होते हैं, एमआरएनए बना रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, या फिर लंबा सा नाम भी लिख सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, ये एंजाइम डीएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट में इसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं. ये हो गया एंजाइम. कह रहा है आरएनए जब बनेंगे तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन पर बनेंगे, जिसमें डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी. ठीक है, कह रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली पोलैरिटी है टेम्पलेट स्ट्रैंड और 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली पोलैरिटी है कोडिंग स्ट्रैंड. हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेगा, ये भी लिख लेंगे हम. ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जिसमें आरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में. कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी इज 5 प्राइम से 3 प्राइम, जिससे कोई आरएनए नहीं बनता.
कह रहा है सी का मतलब क्या है, सी इज द प्रमोटर रीजन, है ना। सी यहाँ पर डायग्राम देखो, डायग्राम याद कर लो, देखो सी क्या है, प्रमोटर, ठीक है। 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट। ये कौन सा स्ट्रैंड है, अभी जस्ट बताया, कोडिंग। इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड से, ऊपर वाले स्ट्रैंड से क्या बनेगा, आरएनए, नीचे वाले से नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह रहा है कि जो सी है वो प्रमोटर है, यहाँ पर बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ट्रांसक्रिप्शन यहीं से शुरू होता है और यहीं से डिफाइन होता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। अगर हम डी की बात करें तो डी इज टर्मिनेटर रीजन। डी क्या है यहाँ पर, डी यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन, प्रोटीन बनना यहीं से सॉरी आरएनए बनना यहीं से रुक जाएगा, ठीक है। तो डी इज टर्मिनेटर रीजन। इट डिफाइंस द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का अंत हो जाता है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज रीजन पर रीच करने के बाद नया आरएनए नहीं बनाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। कह रहा है सी का जो लोकेशन है प्रमोटर का, ये 5 प्राइम एंड की तरफ है और डी का लोकेशन 3 प्राइम एंड की तरफ है। कोडिंग स्ट्रैंड के देख लो ध्यान से, देखो 3 प्राइम पर प्रमोटर, सॉरी 5 प्राइम एंड की तरफ हमारा प्रमोटर एंड 3 प्राइम एंड की तरफ हमारा टर्मिनेटर मौजूद होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन वन ऑफ the very early experiments in genetics. Name the scientist and describe his experiment. State the conclusion he arrived at. कह रहे अनुवांशिक पदार्थों के गुणों में एक स्थिरता है। अनुवांशिकी के बहुत शुरुआती प्रयोग में इसको स्पष्ट कर दिया गया था। वैज्ञानिक का नाम और प्रयोग और निष्कर्ष बताइए, ठीक। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इस ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने, जिसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ कहते हैं, 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल में स्टेबिलिटी होती है और इस प्रोसेस को करने के लिए इन्होंने एक बैक्टीरिया यूज किया था विच इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसके इन्होंने 2 स्ट्रैंड्स यूज किए थे, ठीक है। 2 स्ट्रेन यूज किए थे गाइस, जिसमें पहला स्ट्रेन है एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन, एस का मतलब स्मूथ, ये विरुलेंट है यानी रोग कारक है। ये कैसा है, रोगजनक है, डिजीज कॉजिंग है। इसका जो सरफेस होता है ये बहुत स्मूथ होता है ना। अगर हम बात करें एस स्ट्रेन की, तो एस स्ट्रेन बहुत ही स्मूथ होता है। स्मूथ इस वजह से होता है क्योंकि इसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना। एस स्ट्रेन के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, किसकी, पॉलीसैकेराइड की, और ये विरुलेंट नेचर का होता है, ठीक है। अगर हम आर स्ट्रेन की बात करें ना, तो आर स्ट्रेन से कोई भी रोग नहीं होता, रोगजनक नहीं है। और इसका जो सरफेस है ना, ये थोड़ा रफ टाइप का है, खुरदुरा टाइप का है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती, ठीक। अब देखो, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक चूहे के अंदर ये सारे स्ट्रेन इंजेक्ट कराकर एक्सपेरिमेंट करा। सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लाइव एस स्ट्रेन को चूहे में डाला। जैसे ही ग्रिफिथ ने माइस में लाइव एस स्ट्रेन डाला, माइस को निमोनिया हो गया, वो मर गया। इसका मतलब एस स्ट्रेन रोगजनक है, कंफर्म, ओके। उसके बाद इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन को माइस के अंदर डाला और आर स्ट्रेन डालते ही माइस को कुछ नहीं हुआ। हमने कहा ये नॉन विरुलेंट है, माइस जिंदा रहा, यानी आर स्ट्रेन इन्फेक्शियस नहीं है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने गर्म करके एस स्ट्रेन को माइस के अंदर डाला, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। बैक्टीरिया यहाँ पर देखा कि नहीं मरा, है ना, यहाँ पर माइस नहीं मरा,
बैक्टीरिया बल्कि गर्म करने से मर गए या उनका कुछ नेचर खत्म हो गया, जिससे जो माइस है वो मरे नहीं। यानी माइस के लिए गर्म किया हुआ एस स्ट्रेन खतरनाक नहीं था। लेकिन चौथे एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने गर्म करके एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया और अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को बैक्टीरिया के अंदर डाला, अब माइस मर गया, चूहा मर गया। यहाँ पर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का क्या हो गया, रिकवर हो गया। कैसे? आर स्ट्रेन के मिल जाने से। तो इसमें हमारा ये रिजल्ट मिलता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विरुलेंट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बाय द जेनेटिक मटेरियल रिलीज्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। कह रहा है किसी भी तरीके से आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन की सारी काबिलियत अपने अंदर ले ली, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर ली। इसी वजह से आर स्ट्रेन खतरनाक हो गया और चूहा मर गया। इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो सबसे पहले ग्रिफिथ ने करा था। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड हर्शे एंड चेज यूज सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32 इन देयर एक्सपेरिमेंट? ठीक है। दूसरा, स्टेट द इंपॉर्टेंस ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है। हर्शे एंड चेज ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर 35 और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 का यूज किया। ऐसा इन्होंने इस वजह से यूज किया कि जो बैक्टीरियोफेज ये यूज कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, जो बैक्टीरियोफेज ये यूज कर रहे थे, एक बैक्टीरियोफेज को उन्होंने सल्फर इन्वायरमेंट में ग्रो कराया, एक को फॉस्फोरस इन्वायरमेंट में ग्रो कराया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। जब इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर 35 यूज किया तो सल्फर इज फाउंड इन प्रोटीन कोट। हमें पता है हमारे प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज के भी प्रोटीन कोट में सल्फर चला गया। ठीक है। एंड इट इज द कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ये अमीनो एसिड, इन दोनों अमीनो एसिड के कंपोनेंट भी होते हैं, ये सल्फर वाले अमीनो एसिड है। By labeling the protein with sulfur 35, they could track whether the protein coat of virus entered the bacterial cell during infection. कह रहे हैं हमने इस वजह से सल्फर 35 से ये सारी कोडिंग कराई ताकि हमें पता चले कि ये जो प्रोटीन है जिसमें सल्फर पाया जा रहा है वो किस तरीके से किसी बैक्टीरियल सेल में अपने आप को शो कर रहा है, क्या यह नेचर ट्रांसफॉर्मेशन का ले रहा है या नहीं ले रहा। दूसरा, फॉस्फोरस 32 लिया गया। फॉस्फोरस 32 हमारे डीएनए में फॉस्फोरस हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बैकबोन बनाता है ये फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होता है। कह रहा है बाय लेबलिंग द डीएनए ऑफ द फेज विथ फॉस्फोरस 32 they could track whether the DNA was the genetic material that entered the bacterial cell. कह रहा है इससे ये भी पता चलता है कि क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है अगर वह बैक्टीरियल सेल में मिल गया। अगर मिल गया इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसी वजह से फॉस्फोरस 32 यूज किया गया। कह रहा है बाय यूजिंग दीज टू आइसोटोप, हमने दो आइसोटोप यूज किए, सल्फर 35, फॉस्फोरस 32। हर्शे एंड चेज ने इनको डिफरेंशिएट कराया बिटवीन वायरल डीएनए एंड प्रोटीन में। एक बार बैक्टीरियोफेज को क्या किया, सल्फर 35 में ग्रो कराया और दूसरे बैक्टीरियोफेज को फॉस्फोरस 32 में। अब इसको इन्होंने बैक्टीरियल सेल पर इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन कराने के बाद इन्होंने ये एविडेंस देखा कि डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए हमारा जो है वो रेडियो एक्टिव लक्षण के साथ मिला था, ना कि प्रोटीन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस अब हमें देखना है ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन का इस एक्सपेरिमेंट में। ब्लेंडिंग का मतलब है द ब्लेंडर वाज यूज्ड आफ्टर द बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टेड द बैक्टीरियल सेल to dislodge the viral protein coats from the surface of bacterial cell. This mechanical action separates the phage's protein coat from the bacteria that had taken up the phage's 32 phosphorus labeled DNA. Blending ensures that only genetic material from the virus entered the bacterial cell while the protein coat remained outside. कहने का मतलब एक ब्लेंडर यूज किया गया, बैक्टीरियोफेज जो था वो
बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा था। यहाँ पर जो वायरल प्रोटीन कोट है सरफेस पर बैक्टीरियल सेल के, उसको हमें हटाना था। इस प्रोसेस में हमने प्रोटीन कोट को क्या किया था, सेपरेट किया था बैक्टीरिया से, एंड ऑल्सो किसको अंदर जाने दिया था, फास्फोरस 32 को। और ब्लेंडिंग प्रोसेस से ये इंश्योर हो गया कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही वायरस का बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा, प्रोटीन कोट एंटर नहीं करेगा, वो बाहर रह जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बैक्टीरियल सेल को सेपरेट करते हैं लाइटर वायरल प्रोटीन कोट फ्रॉम लाइटर वायरल प्रोटीन कोट। जैसे ही हमने ब्लेंडिंग किया, बैक्टीरिया फॉर्म्ड अ पैलेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे ही हमने ब्लेंडिंग किया, बैक्टीरिया ने एक पैलेट फॉर्म कर लिया टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, मतलब नीचे की तरफ। while the viral protein coats remain in the supernatant, वायरल प्रोटीन जो था वो ऊपर की तरफ आकर ऊपर उभर सा गया, ऊपर की तरफ हो गया, सुपरनेटेंट के फॉर्म में दिखने लग गया। This step was essential to isolate the bacterial cell and analyze the DNA inside them to determine whether it was the DNA or protein that carries the genetic information। ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए हमने बैक्टीरियल सेल को एनालाइज किया, इनके डीएनए को देखा, और तब जाकर हमें पता चला कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए होता है या प्रोटीन होता है। इसके लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन और ब्लेंडिंग टेक्निक देखी थी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम हाउ लैक ओपेरॉन ऑपरेट्स इन इस्चेरिचिया कोलाई। कह रहा है एक लैक ओपेरॉन है, लैक्टोज ओपेरॉन जिसे कहते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई में ये कैसे ऑपरेट हो रहा है। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, अगर इंड्यूसर एब्सेंट है, दो कंडीशंस है, ठीक है। कह रहा है द लैक ओपेरॉन इन इस्चेरिचिया कोलाई इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन को रेगुलेट करने का एक क्लासिक एग्जांपल है लैक ओपेरॉन। विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, एंड इट रेगुलेट स्विच ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, और यही ओपेरॉन का खुलना और बंद करना निर्धारित करता है। अगर हम इसको इंड्यूसर कहें तब भी सही है। अगर हम कह रहे हैं कि चलो लैक्टोज जिसे हम एज ए इंड्यूसर मान रहे हैं, अगर ये हमारे ओपेरॉन में एब्सेंट है तो हमारा ओपेरॉन इस कंडीशन में ऑफ रहेगा, और ये है एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ओपेरॉन का डायग्राम। याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में पिप्पो ZYA कर लेना, देखो PIPO पिप्पो ZYA। ध्यान देना, एम जो है स्ट्रक्चरल, यहाँ पर जो रिप्रेसर एमआरएनए यहाँ पर बाइंड किया है, रिप्रेसर बन गया है, यहाँ पर ऑपरेटर से जुड़ गया है, आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, यानी कि ये है हमारा लैक ओपेरॉन क्लोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। लेकिन अगर मीडियम में लैक्टोज है ना, अगर मीडियम में लैक्टोज है, इसका मतलब ओपेरॉन का मॉडल ऑन है। अब ऑन है तब क्या होगा, हमने कहा यहाँ पर रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए ने जैसे ही आगे का फॉर्मेशन काम करना चाहा, वैसे ही इंड्यूसर ने इनएक्टिव कर दिया रिप्रेसर को। अब ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा, और अब आगे प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होगी, जो आगे चल के क्या करेंगे, एंजाइम्स बनाएंगे। जैसे लैक एमआरएनए जैसा हमने क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए, और लैक एमआरएनए के बाद जब हम प्रोटीन बनाएंगे तो Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन परमिएज और A जीन ट्रांस एसिटाइलेज बना करके इस ओपेरॉन को चलाएगा। ये है तब जब इंड्यूसर प्रेजेंट है मीडियम में, लैक ओपेरॉन स्विच ऑन है। अगला क्वेश्चन, where do transcription and translation occur in bacteria and eukaryote respectively? Draw or label systematic sketch of replication fork. A DNA segment has a total of 1000 nucleotides, out of which 240 of them are adenine containing nucleotides. How many pyrimidine bases this segment possesses? यानी कि जीवाणु और यूकैरियोट के क्रमशः प्रतिलेखन और अनुवाद कहाँ पर होते हैं, ये बताइए। डीएनए के प्रतिकृति फॉर्क का नामांकित चित्र बनाइए।
अगर एक खंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और एडेनिन 240 हैं, तो पिरिमिडीन क्षारक की संख्या बताइए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन का ये जो प्रोसेस है, यानी mRNA का बनना डीएनए से, ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में भाई न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रांसलेशन का प्रोसेस mRNA से प्रोटीन में होता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हमारा न्यूक्लियस में होता है, जहां पर डीएनए लोकेटेड है, और यही डीएनए mRNA में कन्वर्ट होते हैं। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि यहीं पर यूजुअली राइबोसोम होते हैं और यही प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये तो हम कर सकते हैं। कह रहे फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कांट बी सेपरेटेड इन इट्स इंटायर लेंथ, द रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रेफर्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। कह रहा है क्योंकि डीएनए का कॉपी एक बहुत ही ऊर्जा खर्च करने वाला प्रोसेस है, और अगर हम पूरे डीएनए लेंथ का कॉपी एक साथ करेंगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसके लिए हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो फॉर्क के फॉर्म में हो जाता है। यानी थोड़ा सा डीएनए खुलता है, उसकी कॉपी होती है, फिर और खुलता है, फिर उसकी कॉपी होती है, ऐसे होता है, क्योंकि एनर्जी मेंटेन रहे। ठीक है, ये रहा हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो डीएनए ऐसे है सीधा, फिर डीएनए कुछ इस तरीके से खुल गया है, और इस खुले हुए डीएनए की कॉपी बनेगी। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन वाला डीएनए जो होगा वो कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस करेगा डीएनए पॉलीमरेज से। 3 प्राइम से 5 प्राइम में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी नए वाले स्ट्रैंड की, और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लाइगेज एंजाइम से मिल करके डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क चलता है। अगला न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, कह रहा था अगर प्यूरिन, हमसे प्यूरिन की संख्या थोड़ी सी दे रखी थी, मतलब हमें बता रखा था एडेनिन की मात्रा, हमें पायरिमिडीन्स पूछा था, आई थिंक पायरिमिडीन्स ही पूछा था, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। हाँ, पायरिमिडीन क्षारक की संख्या पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे एडेनिन पहले ही दे रखा है, एडेनिन दे रखा है 240। हमें पता है जितना एडेनिन उतना थाइमिन, तो एडेनिन और थाइमिन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा A प्लस टी हो जाएगा करीब 480। ठीक है, अगर हम इस 480 को 1000 में से डिवाइड कर देंगे, टोटल न्यूक्लियोटाइड में से 480 को डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 520। 520 जो है ना, 520 जो आया है वो गुआनिन प्लस साइटोसिन आया है। समझ आई बात, गुआनिन प्लस साइटोसिन आया है। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आएगा 260, यानी गुआनिन का मात्रा 260, साइटोसिन 260। अब हमसे कह रहा है पायरिमिडीन बताओ। प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन क्या होता है, थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन हमारा यहाँ पर निकालकर हमने पहले ही रखा है, विच इज 240। ठीक है, तो थाइमिन हमारा क्या है, कहाँ गया, थाइमिन इज, हाँ ये रहा थाइमिन 240, और अभी हमने साइटोसिन निकाला है 260, दिस इज साइटोसिन, और इनका अगर हम एड ऑन करेंगे तो ये 500 आएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। एक छोटी सी एडवाइस है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का जो रोल है वो पढ़ लेना, और पढ़ लेना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उससे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं गाइज अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।